सभी साथियों को नमस्कार। सभी विद्यार्थी जो मेरे से लाभान्वित होते हैं उन्हीं को भी नमस्कार भाई। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12वीं कक्षा का अध्याय 2, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। इस अध्याय में जो आज हम चर्चा करेंगे, एक तो इंट्रोडक्शन में है भाई, हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कौन कौन से विकास के चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है चर्चा का वो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी सन के बीच कौन कौन से परिवर्तनों के प्रमाण हमें मिलते हैं। फिर जेम्स प्रिंसेप कौन था, जेम्स प्रिंसेप के शोध कार्यों से भारतीय राजनीतिक इतिहास को किस प्रकार एक नई दिशा मिली, इस पर चर्चा करेंगे। फिर अभिलेख किसे कहते हैं, इनकी उपयोग या महत्ता के बारे में हम जानेंगे। तो चलो हम आज शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है इस अध्याय से वो है, हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कौन कौन से विकास के चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया तो पतन के बाद सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के साथ साथ ऋग्वेद का संकलन हुआ। जो सिंधु नदी थी उसकी सहायक नदियां थी, वहां आर्य आकर रहने लगे और उस आर्यंस प्रजाति के लोगों ने ऋग्वेद का संकलन किया, ऋग्वेद का रचना काल किया। ऋग्वेद जो लिखा गया उसकी समय अवधि थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास ऋग्वेद लिखा गया। ऋग्वेद के बारे में आप जानते ही हैं, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और 4 वेदों में से एक है। एक प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथ भी है जिसकी रचना आर्यों के द्वारा की गई थी। दूसरा हमें जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो है, इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि बस्तियों के अस्तित्व हमें मिलते हैं। उत्तरी भारत, दक्कन भारत और सुदूर दक्कन में हमें कृषि बस्तियों के अस्तित्व देखने को मिलते हैं। इस समय बड़े पैमाने पर कृषि कार्य किए जाने लगे थे, जिसके कारण काफी उत्पादन बढ़ा और समाज में हमें सामाजिक वर्गीकरण भी देखने को मिलता है। तीसरा जो चेंज या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, इस समय चरागाह बस्तियों का अस्तित्व हमें प्रमुख रूप से दक्कन तथा सुदूर दक्कन या कर्नाटक के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। इस समय के जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स है वो है महापाषाण संस्कृति। महापाषाण संस्कृति क्या थी? जब इंसान मर जाता था तो मरने के पश्चात उसके शरीर को दफनाया जाता था, तो उसके दफनाने के साथ उसके साथ जो लोहे के औजार थे जो उपयोग में लाता था उनको भी उसके साथ दफना दिया जाता था, और उसके दफनाने के बाद उसकी जो कब्र होती थी उस पर बड़े बड़े पत्थर या चट्टानों से उसको ढक दिया जाता था, जिसको महापाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो प्रश्न है वो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी सन के बीच हमें परिवर्तनों के कौन से प्रमाण मिलते हैं, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी सन के बीच कौन कौन से परिवर्तनों के हमें प्रमाण इस समय देखने को मिलते हैं। तो आरंभिक राज्यों का उदय हो चुका था इस समय आते आते। ये राज्य बड़े बड़े साम्राज्यों में तब्दील होने लगे थे। गंगा घाटी के आसपास बड़े बड़े नगर अस्तित्व में आए, लोहे का विस्तार हुआ, लोहे का विकास भी हुआ, और लोहे के कारण लोहे के औजार बनाए जाने लगे, कुल्हाड़ी बनाई जाने लगी, हथियार बनाए जाने लगे। और कुल्हाड़ी का उपयोग आप सभी जानते हैं पेड़ों को काटने के लिए किया जाता, और बड़े स्तर पर जंगलों को काटा गया और कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया।
फिर इस समय तक आते आते हमें और भी विकास के चिन्ह देखने को मिलते हैं, सामाजिक वर्गीकरण देखने को मिलता है। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, जेम्स प्रिंसेप कौन था? जेम्स प्रिंसेप के शोध कार्यों से भारतीय राजनीतिक इतिहास को किस प्रकार नई दिशा मिली? जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। 1838 ईस्वी में उनके प्रयासों से ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों के अर्थ निकाले गए। जेम्स प्रिंसेप ने प्रारंभिक जो भारतीय अभिलेख थे उनको खोजा, और ज्यादातर जो अभिलेख थे उनकी लिपि ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि थी, और उन लिपियों का उसने अर्थ निकाला। उसको जो प्रारंभिक अभिलेख मिले वो अभिलेख सम्राट अशोक के थे। ज्यादातर अभिलेखों पर उसे पियदसी देखने को मिलता है। पियदसी का अर्थ था मनोहर मुख आकृति वाला। अनेक अभिलेखों में सम्राट अशोक का नाम भी मिलता है, और फिर वो ये तालमेल बिठाने में कामयाब रहता है कि ये जो अभिलेख थे वो सम्राट अशोक के द्वारा लिखे गए थे, जिससे भारतीय विद्वानों, यूरोपीय विद्वानों ने मिलकर भारतीय राजनीतिक इतिहास था उसको एक नई दिशा दी। उन्होंने राजनीतिक इतिहास में राजाओं की वंशावलियों को गढ़ने में इन अभिलेखों से काफी सहायता मिली, जिसके कारण भारतीय राजनीतिक इतिहास को एक नई दिशा मिली। अब जो अभिलेख शास्त्रियों को जो मिले, उनसे भारतीय राजनीतिक इतिहास को तो दिशा मिली ही, उससे आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ का वो है, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेखों की महत्ता बताइए। पत्थर की सतहों पर, धातु की सतहों पर, मिट्टी की परत पर लिखे लेखों को अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख इतिहास लिखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिलेख स्थायी प्रमाण होते हैं। अभिलेखों से हमें उस समय के समय निर्धारण का भी पता चलता है कि ये अभिलेख किसने बनवाए, क्यों बनवाए, इनके पीछे उद्देश्य क्या थे। क्योंकि अभिलेखों में जो लिपि मिली है उस लिपि का निर्धारण, उस लिपि की पहचान करते हुए ही इतिहासकार उनका समय निर्धारण कर पाते। अभिलेखों से उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में भी हमें जानकारी हासिल होती है। जो प्रारंभिक अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। हमें संस्कृत, तमिल आदि भाषाओं में भी अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो अभिलेख होते हैं, स्थायी प्रमाण होते हैं जो इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आज के हमारे ये 4 प्रश्न थे। तो इसमें जो पढ़ाया गया उसमें कुछ एक एक अंक के प्रश्न भी बनते हैं, उन पे मैं एक बार फिर से चर्चा कर लेता हूं। जैसे कि ऋग्वेद का रचना काल बताइए। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद का रचना काल कहाँ हुआ? सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में ऋग्वेद का रचना काल हुआ। अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। जेम्स प्रिंसेप कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ जेम्स प्रिंसेप ने कब निकाला? 1838 में निकाला। जेम्स प्रिंसेप के शोध कार्य से भारतीय राजनीतिक इतिहास को किस प्रकार नई दिशा मिली?
इससे विद्वान थे वो राजाओं की वंशावली निर्मित करने में सफल हो पाए, जिसके कारण राजनीतिक इतिहास को एक नई दिशा मिली। अभिलेखों के कोई दो महत्व बताइए। अभिलेख स्थायी प्रमाण होते हैं, ये बनाने वाले के बारे में जानकारी देते हैं। अभी राजाओं द्वारा बनाया गया था इसको, या व्यापारियों ने इसे बनाया था, या सामान्य स्त्री पुरुषों द्वारा भी अभिलेख बनाए जाते थे, तो अभिलेखों से ये भी जानकारी प्राप्त होती है। महापाषाण संस्कृति किसे कहते हैं? 1000 ईसा पूर्व के आसपास हमें दाह संस्कार के नए तरीके देखने को मिलते हैं, जिसमें मृत व्यक्ति के शरीर को बड़े बड़े पाषाण खंडों से ढक दिया जाता था, लोहे के औजार उनके साथ दफनाए जाते थे। इस प्रकार की संस्कृति को महापाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और सबसे प्राचीन अभिलेख वो किस भाषा में लिखे मिलते हैं? प्राकृत भाषा में लिखे मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इससे आपको आपके शिक्षण में एक अच्छी दिशा मिलेगी। और आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, और अपने को कैसा लगा ये मेरा टॉपिक, इसके बारे में आप बताते रहें। धीरे धीरे करके मैं सुधार करता रहूँगा और मैं भी कोशिश करूँगा कि और अच्छा पढ़ाया जाए। आप धन्यवाद।